मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं कुछ आज बातें प्रस्तुत करूंगा जो ऐतिहासिक तौर पे शायद अब तक नहीं इतनी लाइमलाइट में आई हैं जितनी आनी चाहिए थी। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरी बात पे कहने से ही विश्वास ना हो, बल्कि वो बात ये जो विद्वान लोग हैं ये उसको देखें और अपने आप तथ्यों के आधार पर उनको परखें, और अगर वो सही है तो उसको सही कहें, और अगर वो मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताएं ताकि मुझे मौका मिले अपने आप को ठीक करने। हाउ डू यू गो टू द नेक्स्ट? अच्छा, ओके, लाइक दिस, ओके, ठीक। तथ्य वही, मतलब जो सोर्सेज हैं वो वही हैं जो हमेशा से हैं, कोई नया सोर्स मैं नहीं क्रिएट कर पाया हूं। उन सोर्सेज का इंटरप्रिटेशन कई, और जो मुझे लगता है कि उसका कारण ये नहीं है कि कोई चाहता नहीं था वो जो बात मैं बताना चाहता हूं उसको लाना। मुझे लगता है कि थोड़ा सा फर्क ये रह जाता है कि जब आप मिलिट्री इवेंट को एनालाइज कर रहे हो तो एक मिलिट्री माइंड उसकी जो न्यूआंसेस हैं उनको थोड़ा जल्दी पकड़ सकता है बनिस्बत एक एकेडमिक उनको सिर्फ तथ्यों को ले लेगा, उसको वो जो मिलिट्री लिंकेजेस हैं वो शायद इतने क्लियर ना हो। तो मैं आज बात करूंगा दो विशेष टुकड़ियों के बारे में जिनका हमारे 1857 को अगर हम कहते हैं कि ये हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो फिर हमें ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि इन दो टुकड़ियों का जो योगदान था वो बाकी किसी भी हरियाणा की टुकड़ी जिसका हम जिक्र आज तक करते रहे उससे कहीं ज्यादा था। दिस इज द बॉटम लाइन ऑफ माय टॉक, that I am saying, I am claiming that these two entities contributed far more than the other entities which we have traditionally talked about. Am I clear? Okay. So, what are those entities? First is Jhajjar Force. ये एंटिटी जिसकी जब ये पीक पे थी तो इसकी स्ट्रेंथ हो गई थी 800, और इस एंटिटी ने लगभग हर एक जो ऑपरेशनली इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट इस दौरान हुई है उसका ये हिस्सा रहे। अब उसको मैं वन बाय वन लूंगा, उसके अंदर जो मेरा सोर्स है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पहली चीज ये एंटिटी जो करती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो थी रेड फोर्ट की जो व्यवस्था डगमगा गई थी उसको रीएस्टेब्लिश किया इस फोर्स। रेड फोर्ट की क्या व्यवस्था थी? रेड फोर्ट के अंदर जो नॉमिनल किंग था वो रहता था, वो ब्रिटिशर्स के प्रोटेक्शन में था, लेकिन आम जनमानस में उसका दर्जा भारत का सॉवरेन था। सॉवरेन मतलब प्रभु सत्ता उसकी थी। मतलब ये एक आम जनमानस के अंदर उस वक्त भी यही तस्वीर थी। उसके नाम के सिक्के, अंग्रेज भी जो सिक्के निकालते थे वो उसके नाम के निकालते थे, उसके नाम पे लगान वसूली होती थी, लेकिन असलियत में उसके पास कोई पावर नहीं थी। लेकिन उसकी एक साइकोलॉजिकल पोजीशन थी इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, और उसकी प्रोटेक्शन ब्रिटिशर्स के हाथ में थी, और ब्रिटिशर्स ने उसके लिए एक दस्ता तैयार कर रखा था, और एक उसका ट्रेडिशनल दस्ता था जो अफ्रीका के एबिसिनियंस का था। जैसे ही संग्राम शुरू हुआ, 11 मई को 3rd कैवलरी दिल्ली पहुंचती है, दिल्ली के ऊपर कब्जा हो जाता है,
तो उसके बाद ये व्यवस्था टूट गई थी। उनका जो प्रोटेक्शन का इंचार्ज था ब्रिटिश ऑफिसर, उसको मार दिया जाता है, जो दस्ता है वो भंग हो जाता है। और अब सत्ता आ गई वहाँ पे, इफेक्टिव जो गवर्नेंस थी, अब उसका हेड बन गया बहादुर शाह जफर। लेकिन उसके पास उसको इफेक्टिवली चलाने का सिस्टम्स नहीं है। और उन सिस्टम्स में से एक सिस्टम होता है, और विशेष तौर पे ऐसी इमरजेंसी में उसकी खुद की प्रोटेक्शन और उसका जो हाउस होल्ड, जिसका आमतौर पे हम कहते हैं हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उनकी मैनेजमेंट, कौन आएगा कौन मिलेगा, उसके टाइम का बंदोबस्त, कब वो रेस्ट करेगा, कब वो काम करेगा, ये आमतौर पे इस लेवल पे आने के बाद आदमी के खुद के हाथ में नहीं होता है, व्यवस्था के हाथ में होता है। व्यवस्था उसको रोज़ सुबह उठते ही बताती है कि आज आप ये काम करोगे। तो ये व्यवस्था बिगड़ गई थी। इस हालत में उसने नवाब झज्जर का जो उसके पास रिप्रेजेंटेटिव था, जिसका नाम हसन अली था, उसको उसने कहा कि आप ये व्यवस्था संभालिए। तो ये पहला काम जो था, एक शाह समद खान नाम का रिसलदार था झज्जर फोर्स का, उसके साथ 50 सवार पहले जो 21 मई को भेजे गए, और 28 मई तक रेड फोर्ट की पूरी व्यवस्था इनके पास थी। और इनकी उस दौरान ये रह रहे थे मेहताब बाग में, रेड फोर्ट के अंदर, और जो मतलब घोड़े वगैरह बनते थे मेहताब बाग में, और जो इनके खुद का रिहायश था वो काला महल नाम की जगह पे थी। तो दिस इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट जो इस झज्जर फोर्स को दी गई। तो इसके रेफरेंसेस मैंने नीचे दे रखे हैं। 2 नैरेटिव्स ऑफ म्यूटिनी, ये 2 जासूस होते थे अंग्रेज़ों के, जो बड़े मशहूर हैं। लगभग हर कोई जो भी 1857 पे काम करता है वो इनको ज़रूर रेफ़र करता है। उन्हीं के में ये दिया हुआ है जो मैंने उठाया है। ये जो रेड फोर्ट की मैनेजमेंट, ये उन्हीं पन्नों में से मैंने निकाली है, पेजेस मैंने दिए हुए हैं। दूसरा काम जो इनको दिया गया, ये एकमात्र ऐसा रियासत थी हरियाणा की जिसको, ये बात बोली सबको थी बादशाह ने, लेकिन एकमात्र रियासत थी जिसने ये काम लिया कि उसने एक स्पेशल फोर्स रिबेलियन में हिस्सा लेने के लिए खड़ी की। जब रिबेलियन शुरू होता है तो झज्जर नवाब के पास जो फोर्स है वो बेसिकली उसके अपनी प्रोटेक्शन के लिए है। कुछ एक उसकी संधि की जो शर्तें थी उनके हिसाब से रोहतक का डीसी की प्रोटेक्शन, गुड़गांव के डीसी की प्रोटेक्शन वगैरह में थी। स्पेयर करने को कोई नहीं था उसके पास। तो एक विशेष फोर्स उसने अपने ससुर समद खान के नेतृत्व में खड़ी की। ये एकमात्र ऐसा रियासत था उस समय के हरियाणा में जिसने ये काम किया। ये विशेषता है इसकी कि और किसी भी उस समय के राजा जमींदार ने ये काम नहीं किया कि उसने एक स्पेशल फोर्स करके खड़ी करके और वहाँ जाके युद्धों में हिस्सा लिया हो। यहाँ पे मैं एक कैविएट दे दूं कि नाहर सिंह जो थे वो डी फैक्टो गवर्नर रहे हैं इस पीरियड में दिल्ली के। डी फैक्टो गवर्नर का मतलब है कि जो अंदर का, अगर किसी कोतवाल को फोर्स की ज़रूरत होती, कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर ज़्यादा ख़राब हो रहा है और उसको फालतू बंदे चाहिए, तो वो नाहर सिंह के आते थे। वो काम नाहर सिंह कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए एक स्पेशल दस्ता जो तैयार करना था वो ये था। इस दस्ते ने पहला युद्ध जो लड़ा था वो था बादली की सराय का। बादली की सराय का जिक्र हर कोई करता है। हर कोई जो भी 1857 के ऊपर रिसर्च करता है बादली की सराय की बात करता है। अंग्रेज़ों ने भी अपना जो नैरेटिव शुरू करते हैं वो बादली की सराय से शुरू करते हैं, और हम ज़्यादातर अंग्रेज़ों के नैरेटिव पे बैंक करके आगे चलते हैं क्योंकि ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन उनका है। ये हम बताता हूँ डॉक्टर साहब,
ये बादली, असल में ये बादली नाम गलत था, अंग्रेज़ों को ये पता नहीं था। ये सराय है पीपल थल्ला की सराय, आज भी है। इस सराय के अंदर पीपल थल्ला गांव बसा हुआ है। वो गांव उस टाइम भी बस गया था। तो ये असलियत में जो लोकल लोग थे वो इसको पीपल थल्ला की सराय कहते थे। अंग्रेज़ों ने इसको बादली की सराय बोल दिया, तो हम सब ने इसको बादली की सराय बोलना शुरू कर दिया है। इस युद्ध में जो ओवरऑल कमांडर था वो था खिज़्र सुल्तान। वो एक प्रिंस था उसने छोड़ो, उससे पहले के वो जो मुगल रहे थे, 1720 के बाद किसी मुगल राज परिवार के सदस्य ने तलवार नहीं उठाई थी युद्ध के मैदान में। तो पिछले 125 साल से उसके खानदान में किसी ने तलवार नहीं उठाई थी। लेकिन जैसे ही विद्रोह हुआ तो भाई वो प्रिंसेस को नॉमिनल हेड बना दिया और ये जनरल साहब की उपाधि लेके पहुंच जाते हैं बादली। अच्छे, वो जैसे गीत है ना, झिलमिल साफा बांध के फौज में भर्ती हो गया, तो ये झिलमिल साफा बांध के वहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं। पहली गोली चलते ही भाग लेते हैं। और असलियत में इसकी कमांड करते हैं, जो विद्रोही दस्ता है उसकी कमांड करता है समद खान। वैसे यहाँ पे एक कहने की बात है कि जो विद्रोहियों के हिसाब से जो धोखा करता है वो था अहमद अली, वो भी हरियाणा का था। वो 3rd कैवेलरी से बताते हैं। बट एनीवे, तो ये समद खान के नेतृत्व में पहला युद्ध हुआ, ये हारे। ये लोग कह रहे थे कि हमें अहमद अली के धोखे से हमको हटना पड़ा, पर ये अच्छे ढंग से हटे। मतलब एक सैनिक का जब उसको विड्रॉ भी करना है, पीछे भी हटना है, तो वो किस ढंग से पीछे हटता है वो भी एक देखने वाली बात होती है कि वो घबरा के और सब कुछ छोड़ के भाग रहा है या अपने आप को सुरक्षित रखते हुए लेकिन ठीक वापस आ रहा है। तो ये अपने आप को सुरक्षित रखते हुए वापस आए। अभी है ये अगला जो इम्पोर्टेंट था वो था 10 जून का रिज के ऊपर हमला। जो गाइड्स कैवलरी जिसने इसमें हिस्सा लिया उनके जो अगर आप इतिहास को पढ़ें तो वो कहते हैं ये 9 जून को हुआ था। अगर आप ये स्पाइस का नैरेटिव पढ़ें तो 10 जून कहते हैं। यू कैन टेक इट ईदर ऑफ द डेट, 9th 10th जून को ये हमला होता है। लेकिन दोनों बात उसी की करते हैं कि ये जो हमला था ये झज्जर फोर्स का था। मेन जो इसकी टुकड़ी थी वो झज्जर फोर्स थी और दूसरी थी 3rd कैवलरी, और इसका नेतृत्व समद खान कर रहा था। और इसके लिए समद खान को बादशाह ने खुद जर्नल की उपाधि दी थी। उसी दिन पहले सुबह उसको खिल्लत दी जाती है, जर्नल बनाया जाता है और दोपहर को वो रिज के ऊपर हमला करता है। इस हमले के अंदर एक खास बात जो हम वो बादली या पीपल थल्ला की लड़ाई में भी देखते हैं और यहाँ भी देखते हैं कि इस आदमी का कोई सैन्य एक्सपीरियंस है वो दिखता है जिस ढंग के ऑब्जेक्टिव ये चूज करता है। जैसे कि इस लड़ाई में भी उसने जो ऑब्जेक्टिव चूज किया था वो था ब्रिटेन की। अगर आप ब्रिटेन के तरफ से खड़े होकर देखें तो उनकी दहने वाली जो पोजीशन थी वो, अगर आप दिल्ली से देखो तो बाएं वाली। ये गुरखों की टुकड़ी वहाँ लगी हुई थी और इसके बिल्कुल साथ से सब्जी मंडी के घर शुरू हो जाते थे, तो इस तक पहुँचना आसान था। और ये फ़ायदा था कि एक बार अगर आपने इसको पोजीशन को पकड़ लिया तो वो जो हिंदू राव का घर, जिसको आजकल बड़ा हिंदू राव कहते हैं, वो सारे का सारा आपके कब्जे में आ जाता था। और उसके बाद जो ब्रिटिश कैंप वो इस्टेब्लिश कर रहे थे, जिसको उस टाइम राजपुरा कहते थे, आजकल सिविल लाइंस एरिया कहते हैं, वो भी आपके हथियारों की जद में आ जाता था। तो इस हिसाब से ये एक बहुत उसने मिलिट्रीली सही ऑब्जेक्टिव चुना था। और हमला उसने काफ़ी पहले उसने कोशिश की कि वो इनको बहका दे। उसने कहा, उनको अंग्रेज़ों को मैसेज भेजा कि जी ये झज्जर नवाब की सेना है और उसने बोला है कि आपके साथ मिल जाना है हमें, तो हम तो आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं, हमें गाइड कर लो। उन्होंने इस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, हम समझते हैं तुम किस लिए आ रहे हो,
तो इनको फिर उसके बाद ये हमला करते हैं। तो ये है, दो तरफ से इनकी टुकड़ी निकली थी, कश्मीरी गेट और लाहौर गेट से, और सब्जी मंडी के थ्रू जाके इन्होंने राइट एज ऑफ द रिज वेयर हिंदू राव हाउस वॉज लोकेटेड, दैट्स द प्लेस दे अटैक्ड। अटैक वॉज सक्सेसफुल, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। इनकी किस्मत खराब थी कि गाइड्स, कैवलरी और गाइड्स अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े, लेकिन बहुत एक तगड़ी पलटन थी। वो उस टाइम पहुंच गए थे वहीं पे, और वो उन्होंने उनको गुरखा को रीइंफोर्स कर दिया जस्ट इन टाइम, और उसके बाद पासा पलट गया। नजफगढ़, अगली बैटल जिसके अंदर समद खान और सिद्धारा सिंह ये दोनों हाजिर हैं। नजफगढ़ की बैटल का बहुत जिक्र आता है, पर आमतौर पे हम लगभग वही बात रिपीट कर देते हैं जो अंग्रेज़ लिखते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये जो हिंदुस्तानी टुकड़ियाँ थी, इनका कंपोजिशन क्या था, इनमें कौन लोग थे, कौन इनका नेतृत्व कर रहे थे। तो हम सिद्धारा सिंह और समद खान को कहीं मेंशन नहीं करते हैं। हम उस फोर्ट की कंपोजिशन को नहीं मेंशन करते हैं कि वो झज्जर हॉर्स और नसीराबाद फोर्स के जो जवान थे। और यहाँ पे एक और बात इंटरेस्टिंग है जो थी, वो रेबेल लीडरशिप के अंदर, मिलिट्री लीडरशिप के अंदर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या। तो जब ये सिद्धारा सिंह और ये समद खान आगे लड़ रहे हैं, तो बख्त खान जो रिजर्व में था, पालम गांव के पास था, वो समय पे अंग्रेज़ों के ऊपर काउंटर अटैक करने से हट जाता है, नहीं करता है, और ये ना सिर्फ हारते हैं बल्कि नुकसान बहुत उठाते हैं। इनकी तोपें लगभग, क्योंकि उस टाइम ये जो अपनी नजफगढ़ ड्रेन जिसको आप कहते हो, ये असल में साहिबी नदी है, जिसको हम लोग आज के दिन नजफगढ़ ड्रेन कहते हैं, ये असलियत में साहिबी नदी है। तो उस टाइम ये नदी एक प्रॉपर ऑब्स्टेकल थी, इतनी आसानी से क्रॉस नहीं होती थी, ब्रिज नहीं थे, वो जो क्रॉसिंग्स थी वहीं से होती थी, तो वो क्रॉसिंग्स को नहीं क्रॉस कर पाए गन्स, क्योंकि बारिश हुई थी पहली रात को, कीचड़ हो गया था क्रॉसिंग्स पे, और वो वहीं फंस गई और इनको छोड़ के आनी पड़ी। नाहर, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है। एक शॉवर्स, ब्रिगेडियर शॉवर्स हुआ है, उसका कॉलम आया था जिसने रेवाड़ी वगैरह को कैप्चर किया था और झज्जर के नवाब को अरेस्ट किया था। अब इसका एक पीरियड है 16 से 19 अक्टूबर का, जिसको आम तौर पे हम ग्लॉस ओवर कर देते हैं। क्यों कि उस टाइम जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसके अंदर सिर्फ इतनी सी बात कही जाती है कि जी 15 तारीख को वो दादरी थे, 16 को दादरी से चले, और जी 17 को, एक वर्जन कहता है कि 17 को झज्जर पहुंच गए थे, दूसरा वर्जन कहता है 18 को रोहतक झज्जर पहुंच गए थे, और 19 को वहाँ से निकल लिए। इन दोनों वर्जन्स में जो नाहर आता है उसका जिक्र आता है कि वहाँ बाई चांस एक रेबेल टुकड़ी थी और उसके साथ अचानक मुकाबला हुआ और उनको अंग्रेज़ों ने मार दी। असलियत क्या थी कि 16 तारीख को शॉवर्स जब दादरी से चलता है तो वो एक उसकी टुकड़ी है जो है गाइड्स, जिसका मैंने जिक्र किया पहले युद्ध में। अब उस समय एक बात होती थी कि अगर आप युद्ध के मैदान में कुछ खजाना, कीमती वस्तु अगर आपको मिलती है, तो अगर युद्ध के समय मिलती है तो वो सैनिक की है। युद्ध के बाद अगर मिलती है, जैसे आपने एक शहर पे कब्जा कर लिया और उसके बाद आप उस शहर को लूट रहे हो, तो उसके अंदर फिर हिस्से बढ़ते हैं। तो इसमें जो ये जब हो रही है, तब तक दिल्ली पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका है, उनको कन्फर्म्ड है कि ये बाकियों को भी हम कभी ना कभी मार ही देंगे। तो उनके जो सैनिक हैं उनका लूट में बहुत इंटरेस्ट हो गया है। अब उनका फोकस सिर्फ लड़ने में नहीं है, लूट में भी है। तो ये गाइड्स वाले, इनको कोई स्पाई आगे खबर देता है कि साहब वहाँ पे वो लोग बैठे हैं और बड़ा खजाना लिए हुए हैं,
और वो इनको गाइड करके ले जाता है, और ये दस्ता जो है वहाँ जाता है, उनको मारता है और उनसे कई चीज़ें रिकवर करता है, जिसमें से एक अंगूठी भी है किसी एंगेजमेंट रिंग। ये सारी कहानी दी गई है गाइड्स कैवलरी की यूनिट हिस्ट्री में। ये आपको जो ऑफिशियल दस्तावेज जिनके ऊपर हम आमतौर पे अपने आप को बेस करते हैं उसमें नहीं है। उसमें सिर्फ वही है कि वो झज्जर में उसको अरेस्ट करने के बाद जब उधर को आ रहा था तो अचानक एक मिलाप हुआ। वो एक्चुअली अब आप अगर इसको फोकलोर, अगर आप उधर जाओ, मुमताज़पुर नाम का एक गांव है नाहर के पास, तो वहाँ पे एक पत्थर भी लगा हुआ है जिसमें ऊपर उर्दू नीचे हिंदी में लिखा हुआ है कि याद रखना कि इसमें इस देश के मिट्टी में हमारा खून भी शामिल है। वो पत्थर ये जब वहाँ से रांगड़ निकले थे तो वो अपना लगा के गए थे। मुझे नहीं पता अभी वो पत्थर है, पिछले 2 साल पहले तो वो था। तो ये हुआ असल में क्या है कि आप जब गाइड्स हिस्ट्री, फोकलोर, शॉवर्स अकाउंट, हॉडसन्स अकाउंट, इन सब को मिला के देखते हो तो क्या है कि शॉवर्स को खतरा है। उसके पास ये खबर है कि जो रेबेल्स हैं वो नाहर के एरिया में हैं। नाहर का एरिया क्यों चूज किया जाता है? नाहर का एरिया था नवाब दुजाना का एरिया। अब आप इस बात की पॉलिटिक्स को समझिए। नवाब दुजाना का एरिया था नाहर। नवाब झज्जर अब तक मैसेज भेज चुका है शॉवर्स को कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं। क्लियर? लेकिन उसके अंदर उसका जो खुद का ससुर है वो नहीं सरेंडर करना चाहता, वो अभी भी लड़ना चाहता है। तो वो अब ये परिवार के अंदर ऐसा लगता है कि एक डिसीजन हुआ कि भाई ठीक है, तू अपना काम कर, मैं अपना करूंगा, लेकिन नुकसान मेरे को मत करना। तो समद खान जाके बैठ जाता है दुजाना वाले के इलाके में। अब कल को अंग्रेज उससे सवाल पूछेंगे नवाब झज्जर से कि तेरी फौज तो हमारे खिलाफ लड़ रही थी, तो वो ये कह सकता है साहब मेरे तो काबू में ही नहीं थे, वो तो दुजाना वाले नवाब के एरिया से तो वहाँ बैठे तो आपको मिले हैं। तो ये जो थे इसके खिलाफ वो जो पहला दस्ता भेजा था उसमें वो गाइड्स वाले उनसे पहले निकल गए लूट के चक्कर में। पहला दस्ता वो भेजता है कर्नल कुत्सान के नेतृत्व में, जो ऑफिशियली जाता है, लेकिन गाइड्स वाले चले जाते हैं उससे पहले, और ये गाइड्स वाले पिटते हैं वहां पे, और ये पिट के वापस भागते हैं। तब वो इनको, और ये रीइंफोर्स होके उसके दस्ते के साथ फिर वापस आते हैं, दूसरा लड़ाई होती है। कुल मिला के जो इनकी अपनी यूनिट हिस्ट्री है उनके हिसाब से लगभग 40 रेबल्स को ये मार पाते हैं, लेकिन ऑफिशियल हिस्ट्री क्या कहती है 300 आदमी को मारा। तो वो बाकी लगभग 150 से 250 आदमी जो मारे गए वो थे गांव वाले, जिनको बाद में उन्होंने रिवेंज में निकाल दिया। ये है उसी का एक ग्राफिक जो उन डेट्स को दिखाता है और उन कॉलम, शॉवर्स के कॉलम का मूवमेंट दिखाता है। अब हम आते हैं एक और टुकड़ी, थर्ड लाइट कैवलरी। थर्ड लाइट कैवलरी जो थी ये प्योर एंड प्योर हरियाणवी यूनिट थी, और अगर ये नहीं होते तो शायद ये जो आपका स्वतंत्रता संग्राम है ये शुरू ही नहीं हो पाता। उससे पहले मैं कुछ डेटा आपको दे देता हूं। ये डेटा है शॉल डेविड की थीसिस से। शॉल डेविड की थीसिस वर्ल्ड रिनाउंड है। उसके बाद इसने बुक्स भी लिखी हैं, इंडियन आर्मी इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे भी लिखा है। ही इज accepted as one of the foremost scholars on India under the British, especially Indian military under the British. तो उसकी थीसिस से मैंने ये पहले 3 सालों की एथनिक कंपोजिशन ली है।
अब जब हम एथनिक कंपोजिशन की बात करते हैं और ये डेटा देते हैं, तो मैं आपको एक केवियट दे देता हूँ। कई बार हम ऐसे डेटा फ्लैश करके ये कर देते हैं, जैसे मैंने तो बहुत तगड़ा वो रिसर्च कर लिया है। डेटा को थोड़ा सा हमें दूसरे एंगल से भी एनालाइज करना पड़ता है कि डॉक्यूमेंटेशन इसको कितना सपोर्ट करता है। देखिए, 1857 से पहले जो बंगाल आर्मी थी उसका डॉक्यूमेंटेशन कोई बहुत स्ट्रांग नहीं था। दूसरी बात क्या होती है कि जो यूनिटें रेबेल किए उनका तो फिर नामो निशान भी उन्होंने मिटा दिया, जो रिकॉर्ड थे वो भी उन्होंने फेंक दिए। तीसरी बात यह है कि बंगाल आर्मी जो थी वो समय के साथ बढ़ी थी। वो कोई यूं नहीं था कि पहले दिन जिस दिन क्लाइव आया वो अपने साथ एक बड़ी सी आर्मी रूल बुक लेके आया हुआ था और उस आर्मी रूल बुक के हिसाब से रिक्रूटमेंट हो रही थी। ऐसा नहीं था। रिक्रूटमेंट 3 तरह से हो रही थी। एक तो जो ब्रिटिश रेगुलर यूनिट्स जो इंग्लैंड से आती थी ऑन लोन ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनकी कंपोजिशन फिक्स थी और उसके अंदर ब्रिटिशर्स होते थे। दूसरी यूनिटें होती थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे खड़ी करती थी। उनकी शुरुआत हुई थी, उनकी शुरुआत असल में क्लाइव की फौज तो मद्रास आर्मी की थी जो उसकी यूनिटें थी। उनका बाद में, क्योंकि अब मद्रास वाले सिपाही को आप यहाँ पोस्ट करोगे तो उसको छुट्टी कैसे भेजोगे उस समय के हिसाब से, तो फिर बाद में यहाँ से सिपाही लेने उसने शुरू किए। अब सिपाही लेने का उनका बड़ा सीधा सा जरिया था। मान लो मैं भर्ती हो गया और अब मैं छुट्टी जा रहा हूँ और यूनिट के अंदर 30 सिपाहियों की आज के दिन वैकेंसी है, तो मेरे को बोल दे दिए अपने जैसे ठीक ठाक से बंदे ले आना। तो मैं अपने घर जाता था, छुट्टी से वापस जाते हुए मेरे नेफ्यू कज़न वगैरह अगर हैं वो, नहीं तो आसपास के गांव के आदमी जितने इकट्ठे हो सकते थे उनको साथ लेके चला जाता था। उनमें से जो उनको ठीक लगते थे उनको भर्ती कर लेते थे, बाकी को पीएन शेन बना देते थे। फिर उन्होंने अवध पे कब्जा किया तो कुछ अवध नवाब की यूनिटें उन्होंने ऐसे के ऐसे अपनी फौज में ले ली। उनकी कंपोजिशन अलग थी। मेरा कहने का इसमें पूरी कहानी का मतलब ये निचोड़ ये है कि कोई जातिवार रिजर्वेशन वगैरह नहीं थी, ना धर्म की रिजर्वेशन थी ना जाति की रिजर्वेशन थी। जरूरत और इलाके के हिसाब से एक यूनिट सागर में खड़ी हो रखी है तो हो सकता है उसके अंदर वो आसपास के जो ट्राइबल हैं वो ज़्यादा हों। ऐसे ही जब उन्होंने 1803 में हरियाणा वाले एरिया को कब्जा कर लिया तो हांसी के अंदर स्किनर्स हॉर्स खड़ी हुई तो उसमें हरियाणवी थे। तो इस ढंग से ये लेकिन ओवरऑल जब आप इस फौज को देखते थे तो इसमें एक बात क्लियर होती थी कि अवध का हिस्सा बहुत बड़ा था। ये इसमें से 3 जो कैटेगरी हैं, ब्राह्मण, राजपूत और मुस्लिम, ये अवध से थे। मतलब यू कैन से कि 90% जो थे ये अवध और मगध इन 2 एरिया से थे। फिर आप देखोगे कि जैसे जैसे उनका एरिया बढ़ता है अंग्रेज़ों का, अगर आप इसको कोरिलेट करो उनके एक्सपेंशन से, तो आप देखोगे कि ये जो 3rd कैटेगरी है अदर हिंदू, ये बढ़ रही है। ये इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो अब जमुना पार का ये हमारे वाला एरिया भी उनके हाथ में आ गया। इधर से लोग पहले से जाते रहे हैं दूसरी जगहों पे फौजों में नौकरी करने, तो यहाँ वाले अब अंग्रेज सेना में जाने लग गए, तो अदर हिंदू जो थे उनका। फिर इवन ब्राह्मण्स का ग्रेजुअल डिक्लाइन है उनके नंबर्स का। कायम खानी बढ़ने लग जाते हैं। कायम खानी जानते हो? तुम्हारे साथ लगता है शेखावती का एरिया है, वो कायम खानी है। कायम खानी, मेवाती, रंगड़, ये सारे यहाँ के लोकल मुस्लिम थे। राजपूत का जो है वो लगभग स्थिर रहता है परसेंटेज। अदर हिंदूज का परसेंटेज बढ़ता है, मुस्लिम्स का बढ़ता है। तो ये है इसमें से। और आप एक चीज़ और भी देखिए, लास्ट 2 जो रोज हैं, पहली यूनिट 34th नेटिव इन्फेंट्री है, एक रेबेल यूनिट, और उससे नीचे लास्ट वाली रो है वो है जो वफादार रहे थे, वो यूनिट है। आप देखोगे दोनों की कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं है, एथनिक कंपोजिशन में। तो ये जो कई बार हम कहानी बनाते हैं कि
धर्म का बहुत बड़ा भाग था, थोड़ा हमें उसके ऊपर और रिसर्च करने की और विचार करने की जरूरत है। ये दोनों जो थे, हिंदू और मुसलमान, ब्रॉडली इन्फेंट्री के अंदर हिंदू ज़्यादा थे, 75% हिंदू थे। कैवलरी के अंदर मुस्लिम ज़्यादा थे, 75% मुस्लिम थे ब्रॉडली। जैसा मैंने आपको बताया कि कोई कंफर्म्ड कंप्लीट डेटा नहीं है, मल्टीपल सोर्सेज में कहीं कहीं डेटा है, तो उसके हिसाब से आपको लेना पड़ता है। सिख्स आप देखेंगे कि 34th NI, जिसमें आमतौर पे सिख वफादार रहे थे, लेकिन 34th NI में लगभग 7% सिख थे, लेकिन यूनिट ने रिवोल्ट किया था। ये यूनिट दिल्ली में थी। अच्छा, अब आते हैं हम थर्ड लाइट कैवलरी। 1797 में ये यूनिट खड़ी होती है अवध में। 1857 में ये रिबेल करती है। ये शुरुआत होती है इस यूनिट की, तो ये इसके अंदर हरियाणा से रांगड़ और गंगा दोआब से रोहिला पठान इसके अंदर हैं। जैसे जैसे वो मैंने पहले वाले में बताया कि वो जैसे समय बीतता है अदर हिंदू बढ़ते जाते हैं। अदर हिंदू से मतलब है कि अवध वाले तो पहले अकाउंट फॉर हो गए हैं, तो अदर हिंदू कहाँ से आ रहा है? वेस्ट ऑफ जमुना से आ रहा है। इट्स अ लॉजिकल डिडक्शन। भाई उधर वाला तो आपने पहले ही ब्राह्मण और राजपूत में काउंट कर लिया। अब अगर अदर हिंदू की परसेंटेज बढ़ रही है और उनकी घट रही है, तो ये अदर हिंदू कहाँ से आ रहा है? नए एरिया से ही आ रहा है ना, जो नए एरिया अंडर कंट्रोल आए हैं। तो इस यूनिट के अंदर लगभग एक स्क्वाड्रन था। अब हम बात करें 1857 का जब शुरू होता है, तो इनका एक स्क्वाड्रन आप कह सकते हैं जो कायम खानियों का और हिंदुओं का, और रोहिला पठानों की नफरी कम हो गई थी और रांगड़ों की नफरी बढ़ गई थी। तो आप कह सकते हैं 1.5 स्क्वाड्रन रांगड़ों का, आधा स्क्वाड्रन रोहिला पठानों का, एक स्क्वाड्रन कायम खानियों का और जाट वगैरह का इस एरिया से। अब इसका जो सोर्स है वो है मेजर आगा एच अमीन। मेजर आगा एच अमीन पाकिस्तानी आर्मड कोर ऑफिसर है, लगभग मेरी सीनियरिटी का है। और जैसे वो डेविड ने भारत की मिलिट्री पे बहुत काम किया है, इस आदमी ने भी बहुत काम किया है और ये आदमी भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। तो इसका एक जो इसने काम किया था वो था फॉरगॉटन रेजिमेंट्स पे। उन फॉरगॉटन रेजिमेंट्स में इसका स्पेशली ये इमोशनली अटैच है थर्ड कैवलरी से, क्योंकि ये कहता है, अगर आप लास्ट लाइन आगे मैं बताऊंगा, तो प्राइमरी पॉइंट जो है थर्ड कैवलरी की इम्पोर्टेंस यहाँ पे जो है वो ये है वो यूनिट जो 10 तारीख को विद्रोह करती है मेरठ में। 11 तारीख को इनका जो रांगड़ स्क्वाड्रन है वो वहाँ से चलता है, मेरठ से दिल्ली आता है, और ये अकेला स्क्वाड्रन है जो दिल्ली को कैप्चर करता है। आप 11 तारीख का दिल्ली का इतिहास पढ़ लो। 34th नेटिव इन्फेंट्री जो रिवोल्ट करती है 12 तारीख को, वो 11 तारीख को वो भी शांत है। 11 तारीख को जो भी हो रहा है, जो क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव्स कैप्चर हो रहे हैं, वो सारा काम ये कर रहे हैं। जब ये जाते हैं रेड फोर्ट में और बादशाह को कहते हैं कि जी आप नेतृत्व कीजिए, तो वो उसका जो वैद था उसकी तरफ इशारा कर देता है बहादुर शाह जफर कि ये आपसे बात करेंगे। तो वो इनको कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो कि बादशाह नेतृत्व करेंगे? बादशाह के पास पैसा नहीं और कुछ नहीं, उम्र नहीं, कहाँ से तुम्हारा नेतृत्व करेंगे? तो ये जवाब देते हैं कि तुम नेतृत्व करो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे कदमों में रखते हैं। तो ये वो यूनिट थी जिसने एक्चुअली 1857 स्टार्ट किया। दो नाम जो मैं निकाल पाया हूँ, शेख पीर अली और दफेदार अमीर कुदरत अली,
ये थे जिनका दिल्ली के वाले मुंह में रोल सराहनीय है। यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार, ये जितनी भी बातें मैंने बताए हैं, इन पे सब पे अंग्रेज़ों ने बड़ी पेंटिंग्स वगैरह बनाई हैं। अगर आप उनके वॉर म्यूज़ियम में जाएं या उनके आर्मी म्यूज़ियम में जाएं या उनकी सैंडहर्स्ट, जैसे हमारी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून है, उनकी सैंडहर्स्ट है, वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे एक प्रॉपर रूम है, इंडियन आर्मी रूम। यहाँ इन सब में आप जाएंगे तो इन लड़ाइयों के बारे में बड़ी शानदार पेंटिंगें आपको दिखेंगी, और जो वो बड़े गर्व से सेंट्रली उनको लगा के डिस्प्ले करते हैं। उन पेंटिंगों में बड़ी, लेकिन वो उनका पर्सपेक्टिव है। तो जैसे रोहतक की लड़ाई है, इसके अंदर वो दिखाएंगे बबर खान गधे पे बैठा है, हॉडसन एक चार्जर पे बैठा है। इसी तरह 3rd कैवलरी का जब वो दिल्ली पे हमला दिखाते हैं तो ये नहीं दिखाते कि वो की ऑब्जेक्टिव्स को कैप्चर कर रहे थे, ये दिखाते हैं कि वो अनआर्म्ड डॉक्टर को मार रहे हैं। वो पेंटिंग ये दिखाती है कि वो जो डॉक्टर था, उनका सर्जन था, उसको एक सवार तलवार से काट रहा है। तो ये प्रोपेगेंडा होता है, हर देश करता है। आई डू होप कि हमारे वाले, लेकिन थोड़ा सोफिस्टिकेशन चाहिए प्रोपेगेंडे में, ऐसे ही नहीं बात बनती। एनीवे, लेकिन ये दिल्ली के युद्ध के बाद इनमें से कुछ अपने घरों को आ जाते हैं, जिसका मैं आपको एक तरह से उनके सोर्स के तौर पे मैं आपको उद्धृत करूंगा। लेकिन जो मेन बल्क है यूनिट का, वो यहाँ से जाके फिर लखनऊ में लड़ता है, और लखनऊ में भी हारने के बाद वो नेपाल चले जाते हैं। और नेपाल से 1861 में जब जनरल एमनेस्टी भारत में लागू कर दी जाती है तो वो वापस आते हैं। कई यहाँ पे हमारे यहाँ वापस आते हैं, और यहाँ पे समाज उनको देखता भी नहीं है, और वो एक तरह से बदनामी की जिंदगी बिताते हुए खत्म होते हैं। दिस इज व्हाट ही हैज रिटन, अमीन हैज रिटन, कि जो हीरोज होने चाहिए थे वो आज के दिन एक जाति के हीरो रह गए हैं। मतलब आज इनकी सेलिब्रेशन पाकिस्तान में गया हुआ रंगड़ी करते हैं और कोई नहीं करता। हम 1857 का क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन हम इनकी बात नहीं करना चाहते। हम अपनी कहानियां बनाते हैं फिर। तो अब ये सोर्सेज मैंने आपको बता दिया, अमीन है, इसके अलावा वो जो म्यूटिनी के नैरेटिव्स हैं, चाहे वो चिक्का अनाल है, चाहे अपनी रिपोर्ट्स हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स वगैरह। समद खान का मैं बताना भूल गया, वो उस लड़ाई के बारे में काफ़ी हमारे यहाँ पे बात हो चुकी है, नारनौल या नसीबपुर वाली लड़ाई। समद खान का वहाँ पे खूब जिक्र आता है, और समद खान उस लड़ाई में शामिल था। उसका बेटा मारा गया, वो बच के निकल गया। ये बात तो सबको पता है, इसलिए मैंने वो लड़ाई नहीं छेड़ी, उसकी बात नहीं छेड़ी थी। अब हरियाणा में जो पोस्ट रेबेलियन एग्जीक्यूशंस होते हैं, वो नहीं जो रेबेलियन के दौरान युद्ध में शहीद हुए, उनकी बात नहीं हो रही है। अब बात हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ उनकी, कि रेबेलियन ख़त्म, अंग्रेज जीत गया, शासन वापस आ गया है। अब वो ढूंढ रहे हैं कि भाई वो जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया, तो उसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च वालों ने, एंड दैट इज सपोज्ड टू बी दी लास्ट बॉडी इन इंडिया फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च। वो जब अपनी उन्होंने लिस्ट निकाली, उसमें 600 प्लस नाम उन्होंने निकाले हैं पूरे हरियाणा के, जिनमें से 6 सवार हैं जिनको उसके बाद मारा गया। अब आप इसकी जो मूवमेंट है यूनिट का, उसके साथ जोड़ के देखिए कि मेन बॉडी इसकी गई लखनऊ, लखनऊ से गई नेपाल, और नेपाल से वापस आए जब जनरल माफ़ी अलाउड हो गई। ये वो सवार हैं जो 57-58 में पकड़े गए। आप समझ रहे हैं? तो ये दिस इज अनदर कंफर्मेशन कि वो लोग यहीं से थे। द पॉइंट आई एम मेकिंग अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्स। ये कल को जब हम नसीबपुर की बात करेंगे तो उसमें भी हम बात करेंगे कि जो जोधपुर लीजन थी वो कोई ऐसे ही नहीं थी कि घूमते फिरते कोई आ गए और उनको यहाँ पे लोगों ने लेके और कर लिया। वो
एक मकसद के साथ यहाँ आए थे, एक कारण से यहाँ आए थे। इसी तरह ग्वालियर कंटिजेंट जो उधर लड़ी थी सेंट्रल इंडिया में, उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारे लोग थे। और 3rd कैवलरी ना सिर्फ दिल्ली में लड़ी थी, इन्होंने जो गुड़गांव पे कब्जा था वो भी इन्हीं का था। 11 मई को इन्होंने दिल्ली पकड़ा, 12 मई को इन्होंने गुड़गांव पकड़ा है। तो this is where I come to the end of my presentation.